हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। तो अब हम जो हमारी आज की 3 नवंबर 2025 की द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, हम उनको अच्छे से कवर करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा ये डेली द हिंदू का न्यूज़ एनालिसिस रहता है। यानी कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो ये पॉलिटी आयर, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक एंड इन्वायरमेंट, जियोग्राफी, इससे रिलेटेड द हिंदू में जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आते हैं उनको हम कवर करते हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो अब जो आपको हमने कल का क्वेश्चन ऑफ द डे दिया था, ये क्वेश्चन था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। झेलम नदी वूलर झील से होकर जाती है। कृष्णा नदी सीधे कोलेरू झील का भरण करती है। गंडक नदी के विसर्पण से कांवर झील निर्मित हुई है। तो आपने बताने थे कि इसमें कौन से वाक्य, कौन सी स्टेटमेंट कितनी ठीक थी। तो इसका ऑप्शन होगा बी इज़ करेक्ट। इसमें सिर्फ 2 स्टेटमेंट सही है, पहली और तीसरी। यानी कि जब झेलम नदी जाती है, यानी कि झेलम नदी जब बहती है तो वो सॉरी, वो वूलर झील से होकर आगे जाती है। इसके साथ ही जो गंडक नदी, उसका जब विसर्पण होता है तो उससे एक नई झील निर्मित होती है, कांवर झील। तो हमारी आज की न्यूज़ को शुरू करते हैं। हमारी सबसे पहले न्यूज़ आ रही है, इसरो ने लॉन्च किया अपना एडवांस GSAT-7R, इंडिया का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट। यानी कि इंडिया से हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो वो इसरो, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है। और ये इंडिया की नेवी के लिए एडवांस्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जिसका नाम है GSAT-7R। अब इसको देखते हैं अच्छे से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपनी योजना की घोषणा कर दी और वह अपनी सबसे भारी संचार उपग्रह GSAT, यानी कि GSAT-7R है, ठीक है। GSAT-7R को स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन से लैस GSLV Mk3 रॉकेट से प्रक्षेपित करेगा। यानी कि इसने लॉन्च किया है और ये अब तक का जो 6 टन का वजन वाला है और इसरो का अब तक का जो सबसे भारी कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट है, यानी कि भारी उपग्रह, यही होगा। तो इसका नाम क्या है? GSAT-7R है, ये वही है। इसका जो ये किस प्रकार का है, ये हाई थ्रू आउट सैटेलाइट है, यानी कि उच्च क्षमता वाला संचार, जैसे कि कम्युनिकेशन करने के लिए। तो इसी तरह ये मतलब सबसे भारी माना जा रहा है भारत का, और इसको एक स्वदेशी भी बताया जा रहा है। इसका जो एक तरह से लॉन्च व्हीकल है वो कौन सा है? GSLV M3 जो है, ये इसका लॉन्च व्हीकल है और ये अपने M5 के मिशन पर इसको लॉन्च किया गया है। अब देखिए इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसकी इसकी जो कक्षीय स्थिति है वो बिल्कुल स्थिर रहेगी, यानी कि 83 डिग्री जो ईस्ट है, इसकी जो कक्षा रहेगी, यानी कक्षा मीन्स की एक ऑर्बिट रहेगा, उसमें ये जो है अपना एक पूरा यानी कि उसमें चक्कर लगाएगा। इसके अलावा इसकी जो, अगर हम कुल बैंड विड्थ की बात करें तो लगभग 100 Gbps, यानी कि भारत का आज तक का सबसे भारी यही है। इसका कवरेज क्षेत्र कौन सा रहेगा? पूरे भारत को कवर करेगा, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप के साथ जो पहाड़ी क्षेत्र है उन सभी से ये संचार भेजेगा। इसके अलावा अगर हम उद्देश्य देखें तो डिजिटल इंडिया को गति देने के लिए इसको तैयार किया गया। गाँव के जो क्षेत्र हैं, दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ पर हाई स्पीड इंटरनेट को पहुँचाना, ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन और जो ई गवर्नेंस है उसको बढ़ावा देने के लिए। इसके साथ ही जो वाणिज्य उपयोग है उसके लिए निजी टेलीकॉम कंपनियां, जिसमें जियो, एयरटेल है, उनको लीज पर ये दी जा सकती है। इसके अलावा भारत का जो पहला पूर्ण वाणिज्य HTS उपग्रह रहेगा। रक्षा सहयोग की सुरक्षा के क्षेत्र में सैन्य संचार, ड्रोन कनेक्टिविटी, आपदा राहत, इन सभी में उपयोग होगा। इसकी तकनीकी खासियत क्या है? ये इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम से चलता है, यानी कि ईंधन की बचत होगी और इसकी एज जो है 15 से ज़्यादा वर्षों तक ये चल सकता है। सौर पैनल जो है 100 किलोवाट बिजली उत्पादन करेगा। इसका जो पोलैंड है वो 32 का बैंड ट्रांसपॉन्डर, यानी कि स्पॉट बीम टेक्नोलॉजी है, यानी कि एक तरह से बीम, इसके अंदर बीम की तरह इसको तैयार किया गया। पहले चरण में 70 Gbps और बाद में 100 Gbps तक विस्तार हो सकता है। इसके अलावा इसकी उपलब्धियां महत्वपूर्ण क्या क्या हैं? उपलब्धि और क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं जो
इसरो का सबसे भारी संचार उपग्रह है। इसके साथ ही पहला पूर्ण का बैंड HTS है, 100% स्वदेशी है, भारत में तैयार किया गया। NSIL का सबसे पहला बड़ा वाणिज्य मिशन है। GSLV Mk3 की क्षमता का पूरा उपयोग हो सकता है, यानी कि सबसे भारी है, इसका उपयोग होगा। इसके साथ ही फाइबर से टक्कर लेने वाली जो सैटेलाइट की इंटरनेट स्पीड है उतनी बढ़ जाएगी। इसके साथ ही विदेशी रॉकेट पर निर्भरता कम होगी, यानी कि अब भारत जो है अपने रॉकेट जो है भारत में भी तैयार कर सकता है। सरकार से निजी क्षेत्र में तकनीक का हस्तांतरण हुआ है। अब देखिए अगर हम पिछले उपग्रहों से इसकी तुलना करें तो GSAT-11 भेजा गया था, GSAT-19 भेजा गया था, इसके साथ ही GSAT-N20 N2 यानी कि GSAT जो अभी हमने देखा 7R, तो यही है। इसके साथ ही इनके जो वजन के देखें तो अब तक का सबसे ज़्यादा ये भारी रहेगा। इसके साथ ही जो भविष्य की योजनाएं क्या हैं, तो GSAT-N2 के बाद GSAT-32, इसके साथ GSAT-7C इनको रक्षा के लिए भेजा जाएगा। HTS पूरी एक सीरीज़ आएगी, यानी कि एक सीरीज़ क्या होती है, जैसे हमारी जो वेब सीरीज़ वगैरह होती है उसी प्रकार की, उसी से रिलेटेड होती है, यानी कि एक ही टाइप के ये जो इतने सारे उपग्रह थे उसको पूरी सीरीज़ बोलते हैं। 3-4 और उपग्रह 2027 तक भेजने की उम्मीद है, योजना बनाई जा रही है। इसके साथ ही सैटेलाइट की इंटरनेट, जियोसैट, एयरटेल, वन वेब के साथ भी प्रतिस्पर्धा नजर आएगी। अब हम थोड़ा देख लेते हैं लॉन्च व्हीकल के बारे में। GSLV Mk3, तो इसका जो फुल फॉर्म क्या है, जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल Mk3, और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, GSLV Mk3। इसका नया नाम क्या है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, इसका नया नाम है, LVM-3 भी इसको रखा गया। इसको इसरो के द्वारा तैयार किया गया, यानी कि डेवलप किया गया विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र थुम्बा में। पहला सफल प्रक्षेपण जो है 5 जून 2017 को हुआ था। इसका GSAT-19 भेजा गया था। कुल प्रक्षेपण अगर हम देखें तो 7 सफल हो चुकी है, इसमें 100% तक इसकी सफलता दर है। अगला मिशन जो है हम देखते हैं जो मतलब कि अगले मिशन हम देखें GSAT जो 17-19 ये सब भी भेजे जाएंगे इस पर। इसके अलावा इसकी जो मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, तो इसकी GSLV M3 की जो मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इसकी कुल ऊंचाई 43 मीटर है, वजन 640 टन है और 3 चरण इसके हैं स्टेजेस। पेलोड क्षमता इसकी 4 टन से 10 टन है। इसके साथ ही प्रक्षेपण स्थल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में दूसरा लॉन्च पैड है, तो वहां से इसको यानी कि प्रक्षेपण इसको लॉन्च किया जाता है। इसके साथ ही पहले चरण में जो है S200 सॉलिड बूस्टर, इसके पहले चरण का नाम है, दूसरे का L100 लिक्विड कोर, तीसरे का नाम है C25 क्रायोजेनिक अपर स्टेज। तो इसी तरह अलग अलग चरणों में इसको विकसित किया गया था। इसकी पेलोड की क्षमता क्या है, GTO यानी कि जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में 4000 किलोमीटर की क्षमता तक ये सैटेलाइट लेकर जा सकता है। लियो में यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में, यानी कि मान लीजिए ये अर्थ है, उसका जो लोअर ऑर्बिट है उसमें 10,000 किलोग्राम, और जियो में डायरेक्ट इंजेक्शन के जरिए ये 3500 किलोग्राम। आज तक के हमारे जो सफल मिशन कितने रहे 2017 से 25 के बीच तक, तो 5 जून 2017 को एक LVM-3D1 मिशन था, GSAT-19 जो पेलोड था इसका। इसके साथ ही 14 नवंबर 2018 में, फिर 2019 में भेजा, फिर 2022 में और 2023 में। फिर 2023 में 3 मिशन भेजे गए थे, LVM-3, चंद्रयान-3 और गगनयान TVD1, तो ये सभी ही सक्सेसफुल रहे हैं। इसकी विशेष उपलब्धियां क्या हैं, तो इसमें 100% सक्सेस रेट देखा गया है। इसके साथ ही भारत का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है, PSLV और GSLV Mk2 से यानी कि दुगुना है। इसके साथ ही स्वदेशी है, ये सभी इंजन जो है भारत में बनाए गए। मानव अंतरिक्ष यान क्षमता इसकी गगनयान के लिए मुख्य रॉकेट है। वाणिज्य प्रक्षेपण वन वेब NSIL के जरिए इसको यानी कि भेजा जा सकता है। अब बाकी जो भारतीय रॉकेट है उससे अगर हम तुलना करें तो एक PSLV है जिसकी थोड़ी पेलोड क्षमता कम है, 1.7 टन। इसके साथ ही LVM-3 भी है 4 टन का, और उसके साथ ही GSLV जो है Mk2, Mk3 और आगे वाला जो आने वाला भविष्य का NGLV उस पर भी काम चल रहा है। इसके साथ ही अगर हम देखें तकनीकी नवाचार क्या है, तो S200 बूस्टर इसमें किया गया।
इसके साथ ही L110 कोर है, C25 क्रायोजेनिक स्टेज है, मानव रेटिंग है, वाणिज्य पेलोड अडेप्टर है इसमें। इसकी लागत कितनी रही है? GSLV Mk3 की, जो कि लॉन्च व्हीकल है। तो ये अगर हम उड़ान की बात करें, अगर किसी ने उड़ान यहाँ से देनी तो 500 से 600 करोड़। परिचालन का मिशन जो है 300 से 350 करोड़। इसके साथ ही वाणिज्य जो वन वेब वाला मिशन होगा तो 3 से 4 मिलियन प्रति डॉलर मिलियन प्रति सैटेलाइट। तो फाल्कन की तुलना में फाल्कन 9 जो है उसकी तुलना में लागत इसकी आधी है, लेकिन पुनः उपयोग नहीं है, यानी कि एक बार लागत करके इसको दोबारा फिर से यूज़ नहीं किया जा सकता। इसके बाद क्या है कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं एग्जाम में, तो GSAT जो अभी 7R जो है भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह, जिसका वजन 6 टन है। इसका प्रक्षेपण LVM-3 से किया गया, पूर्णतः स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन CE-20 पर आधारित है। ये का बैंड का उपयोग करके 100 Gbps बैंडविड्थ प्रदान करेगा और जो ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड क्रांति लाएगा। तो इसमें कौन से कथन सही है? पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सही है। LVM-3 रॉकेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह GTO में 4 टन पेलोड प्रक्षेपित कर सकता है। इसका पहला चरण S-200 सॉलिड बूस्टर पर आधारित है। यह चंद्रयान-3 मिशन का मुख्य वाहक था। इसका तीसरा चरण UDMH+ N2O4 ईंधन का उपयोग करता है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन इज करेक्ट। GSAT जो 7R है HTS उपग्रह जो है ग्रामीण भारत में 5G बैक हॉल प्रदान करने में सहायक है। का बैंड स्पॉट बीम टेक्नोलॉजी से उच्च थ्रूपुट संभव होता है, यानी कि इसमें आपने बताना है ए कथन सही है और आर सही है और आर ए का स्पष्टीकरण है। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, ए सही है लेकिन आर इसका स्पष्टीकरण नहीं है, ए सही नहीं है। तो इसमें आपने बताना कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन इज करेक्ट। जो पहले दूसरा जो वाक्य स्टेटमेंट वो पहले की अच्छे से व्याख्या करता है। अब देखिए हमारी नेक्स्ट न्यूज़ क्या है कि कर्नाटका ने एक प्लान बनाया है कि वो परमानेंट स्टेट वाटर कमीशन जो है वो तैयार करेगा। अब देखिए ऐसा फैसला क्यों लिया गया, इसके कारण हमें 2-3 कारण महत्वपूर्ण रहते हैं। पहले तो ये कावेरी जल विवाद जो वो हमेशा से ही चर्चा में रहा है और इसी डिस्प्यूट को लेकर ये अनाउंसमेंट की गई कि स्टेट लेवल पर जो है एक परमानेंट स्टेट वाटर कमीशन तैयार किया जाएगा। अब देखिए इस कमीशन के उद्देश्य क्या होंगे और काम क्या करेगा। जो राज्य है उसमें जल की जो डिमांड है वाटर की उपलब्धता का मूल्यांकन करना और किसानों पर जल उपयोग की जिम्मेदारी को तय करना। इसके साथ ही कावेरी के जल प्रबंधन के लिए बेंगलुरु के लिए अगले 50 वर्षों के लिए कावेरी जल आवंटन का प्रबंधन किया जाएगा। वर्तमान जो सिंचाई प्रणाली आवश्यक सुधार है, फसल पैटर्न है, उसके साथ बाढ़ को प्रबंधन करना, आपदा के दौरान जो भी जल प्रबंधन होता है, आपातकालीन जो उपाय होते हैं उन सभी का अध्ययन करना, जल विवादों पर सलाह, जल विवादों से जुड़े मामलों पर सरकार को सिफारिशें देना, ये भी इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। अब हम मेन जल विवाद देखते हैं। ये न्यूज़ जो चर्चा में है, तो जल विवाद आखिर क्या है। तो कावेरी का जो जल विवाद है, कावेरी जल विवाद जो भारत के दक्षिण राज्यों कर्नाटक तमिलनाडु के बीच लंबे समय से चलता आ रहा एक संघर्ष है। आपने सुना ही होगा कि कावेरी नदी के पानी को लेकर काफ़ी ज़्यादा संघर्ष चलता है। ये नदी जो है कर्नाटक के कोडागु जिले से तल कावेरी से निकलती है और लगभग 800 किलोमीटर बहने के बाद फिर तमिलनाडु के कावेरी का जो डेल्टा क्षेत्र है वहाँ से होकर बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। और इस नदी का अगर हम पूरा बेसिन देखें तो 81,155 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, तो इन 4 जगहों पर यानी कि इसके मेन जो इसका बेसिन है यहाँ पर फैला है। इसका विवाद क्यों है? खास करके जो सिंचाई का पानी है, पेयजल पीने वाला पानी, जो औद्योगिक उपयोग के लिए पानी है उस पर केंद्रित विवाद है इसका। और मानसून की अनियमितता के कारण हर साल उभरता रहता है। 2025 में ये विवाद सुर्खियों में, खास करके जब कम वर्षा हुई थी तो उस समय पर ये जो विवाद था ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से कावेरी तल कावेरी जो जगह है यहाँ से इसका उद्भव होता है और ये ऐसे जाती है और फिर ये तमिलनाडु से होकर यहाँ से बे ऑफ बंगाल में चली जाती है।
इसका बेसिन हमने देखा पुदुचेरी, तमिलनाडु, कर्नाटका और इसके साथ ही जो केरल है वहाँ पर भी। अब देखिए यहाँ पर विवाद की सिचुएशन, यहाँ पर जो रेड डॉट है ना, यहाँ पर जब ये तमिलनाडु की बाउंड्री में एंटर करती है तब ये विवाद उत्पन्न होता है। अब देखिए ये विवाद कब का है, 1892 का समझौता हुआ था। मैसूर के जो राज्य है, मैसूर राज्य यानी कि आज का जो कर्नाटक है उसका एक हिस्सा है। मद्रास प्रेसिडेंसी तमिलनाडु का हिस्सा जो था उसके बीच होता था, और मैसूर को कावेरी पर बांध बनाने की अनुमति मिली थी, लेकिन मद्रास को प्राथमिकता दी गई थी। इसके साथ ही 1924 का एक समझौता होता है। मैसूर के जो कन्नमबादी बांध है वहाँ पर विवाद के बाद एक मध्यस्थ अदालत ने फैसला दिया। इसमें तमिलनाडु को 75% वाटर मिलेगा, कर्नाटका को 23% और शेष केरल को आवंटित किया गया था। यानी कि समझौते तो हुए थे इसके 1892 में, 1924 में, लेकिन उसके बाद भी ये जो है विवाद ऐसे ही रहा। ये जो 1924 का समझौता था ये 50 वर्षों के लिए था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद दोनों राज्यों ने फिर इसको ख़त्म कर दिया, मतलब कि चुनौती दे दी थी। क्योंकि जब ये इसका समझौता हुआ था तब भारत में ब्रिटिश शासन चल रहा था। 1956 में फिर राज्य का पुनर्गठन किया जाता है। आप सभी को पता ही है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होता है, जिसमें कोडागु यानी कि कावेरी का जो उद्गम है उसको कर्नाटक में भेज दिया जाता है, यानी कि वो कर्नाटक में शामिल हो जाता है, लेकिन डेल्टा क्षेत्र जो है वो तमिलनाडु में रहता है। इससे विवाद और ज़्यादा तेज हो जाता है। इसके बाद 1970-80 का दौर आता है। कर्नाटक ने कृष्ण राजा सागर बांध का विस्तार किया, और जिससे तमिलनाडु ने विरोध किया था इस चीज़ का कि बांध नहीं बनाएगी। अब देखिए बांध ना बनाने पर इतनी लड़ाई क्यों थी। मान लीजिए नदी जा रही है, यहाँ पर अगर बांध बना दिया जाता है तो पीछे से जितना भी पानी आएगा वो सारा इस बांध में यूज़ हो जाएगा, यानी कि आगे हो सकता है कभी कभार पानी जाए या फिर ना जाए, तब छोड़ा जाएगा जब बाढ़ जैसी सिचुएशन होगी। तो इसी वजह से इस बांध का विरोध किया गया था। 1976 में जगजीवन राम समिति थी, उसने समझौते की कोशिश की, लेकिन वो समझौता नहीं हो पाया था। फिर 1990 में ट्रिब्यूनल का गठन होता है, और अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल एक बनाया जाता है, एक ऐसी बॉडी जो इस विवाद को निपटारा करेगी। इसके साथ ही कानूनी विकास और मुख्य फैसले लिए जाते हैं। 2007 में CWDT का अंतिम फैसला होता है कि 17 वर्षों की सुनवाई के बाद ट्रिब्यूनल ने नदी के औसतन 7400 TMC 1000 मिलियन क्यूबिक फीट का जो पानी था उसका बंटवारा कर दिया। तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल और पुडुचेरी इन चारों में, जहां पर इनका बेसिन स्थापित है। इसके अलावा बाकी जो पानी था वन्य जीव, पर्यावरण, अन्य उपयोग के लिए छोड़ दिया था। और सामान्य वर्ष में अगर हम देखें तो कर्नाटक को, तमिलनाडु को 177.25 TMC पानी छोड़ना होता है, लेकिन कम वर्षा में ये जो है इसमें कमी आ जाती है। 2013 में अधिसूचना हुई थी कि केंद्र सरकार ने फैसले को अधिसूचित कर दिया था, और कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण और कावेरी जल नियमन समिति बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है 2018 में इसको लेकर। तो तमिलनाडु को 419 TMC से घटाकर 404 TMC कर दिया। कर्नाटक को 14% की छूट दी गई, लेकिन पर्यावरण का प्रवाह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया। तो कोर्ट ने क्या कहा था कि नदी का जो जल है किसी भी राज्य की निजी संपत्ति नहीं है। वर्तमान में भी अभी हम देखते हैं कि इस तमिलनाडु का दावा क्या है कि जो मेटूर जलाशय, यानी कि मेटूर जो जलाशय है वहाँ पर सिर्फ 20 TMC जल बचा है, जो कि 10 दिनों तक चलेगा। तो इसके अलावा तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट से कर्नाटक को 24,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश मांगा है, और इसके साथ ही 36.76 TMC की मांग भी की है। डेल्टा क्षेत्र के किसान जो है वो यहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं। इसके साथ ही कर्नाटक का जो पक्ष है वो क्या रखता है कि कम वर्षा हुई उसके कारण पानी की कमी, और तमिलनाडु की जो डिस्ट्रेस शेयरिंग फार्मूला है उसको अस्वीकार कर दिया था। तो इसी तरह अब जो है ये चर्चा हुई है कि अब जो परमानेंट जो है वाटर कमीशन बनाया जाएगा। अब इस विवाद को लेकर क्या क्या चुनौतियां आती हैं और क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। आर्थिक प्रभाव क्या, कावेरी का जो डेल्टा है, तमिलनाडु का जो चावल का कटोरा है वही है, जहां पर 2.5 मिलियन हेक्टेयर भूमि इस पानी से सिंचाई की जाती है। कर्नाटका में मैसूर का जो क्षेत्र है वो प्रभावित हो रहा है। इसके साथ ही सामाजिक में
अंतर्राज्यीय तनाव बढ़ रहे हैं, हिंसा जैसी घटनाएं। इसके साथ ही मानवाधिकार दृष्टि से किसानों का अधिकार भी प्रभावित हो रहा है। नदी में नमक का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जो कि 500 ppm की सीमा से भी करीब है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन से मानसून अनियमित होता है। रणनीतिक प्रभाव क्या है इसके? दोनों राज्य केंद्र पर दबाव डालते हैं। कर्नाटक का नया स्थायी राज्य जल आयोग जो है वो इस मुद्दे पर सिफारिश करेगा। इसके साथ ही एक और विवाद रहता है, मेकेदाटू पेयजल परियोजना। तो ये जो है कर्नाटक सरकार के द्वारा प्रस्तावित की गई थी बहुउद्देशीय जल परियोजना, जो कि कावेरी नदी पर बनाई गई। ये मुख्य रूप से बेंगलुरु और उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए पेयजल की आपूर्ति करने के उद्देश्य से बनाएगी। साथ ही इसमें बिजली उत्पादन की क्षमता भी शामिल है। परियोजना का नाम जो है मेकेदाटू गॉर्ज इससे पड़ा है, जो कि कावेरी नदी में एक गहरा घाटी का क्षेत्र है, जहां पर नदी अपनी सहायक नदी अकारवती से मिलती है। और ये परियोजना जो है कावेरी जल विवाद का हिस्सा बनी हुई है अभी ये जो परियोजना है, क्योंकि तमिलनाडु इसका कड़ा विरोध कर रहा है इस परियोजना का। इसी वजह से ये फिर से चर्चा में आ चुकी है और ये अभी विवाद चल रहा है। अब जो ये परियोजना है इसके बारे में देखते हैं कि ये कौन सी जगह पर जो है इसको बनाया गया था। तो कर्नाटक का जो रामनगर जिला है उसके कनकापुरा तालुक में कावेरी नदी पर तमिलनाडु सीमा से लगभग दूर 4 किलोमीटर तक ये जलाशय का निर्माण हुआ और बेंगलुरु से करीब 100 किलोमीटर दूर है। इसकी क्षमता कितनी है? 66 से 67 टीएमसी, 1000 मिलियन क्यूबिक फीट तक ये पानी समा सकता है, जल संग्रहण कर सकता है। इसमें जो है 4.75 टीएमसी जल बेंगलुरु पड़ोसी क्षेत्र जिसमें रामनगर चामराजनगर के लिए पीने का जो पानी है उसका उपयोग किया जाएगा। इसमें बिजली उत्पादन की क्षमता 400 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा। लागत इसकी अनुमानित बताई जा रही 9,000 करोड़ की। इसके क्षेत्र कौन कौन से प्रभावित रहेंगे? कावेरी वन्य जीव अभ्यारण्य में लगभग 5100 जो हेक्टेयर है वन क्षेत्र डूबने का खतरा नजर आता है और परियोजना कार्यालय तमिलनाडु सीमा से 2 किलोमीटर से दूर खोला गया। इसका उद्देश्य क्या था कि बेंगलुरु की जो पेयजल की डिमांड बढ़ती जा रही इसको पूरा करना और इसके साथ ही बाढ़ सूखे के दौरान पानी का प्रबंधन करना। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत 1948 में की गई थी, लेकिन 2003 में शिवना समुद्र जल विद्युत परियोजना के साथ जोड़कर इनको एक्टिव किया गया था और कर्नाटक ने इसे पेयजल बिजली के लिए जरूरी बना दिया था। 2019 में फिर कर्नाटक ने इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट केंद्रीय जल आयोग को सौंपी थी। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने 2021 में डीपीआर को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि यह कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल जो है उसके 2007 के फैसले का उल्लंघन करता था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के फैसले में कर्नाटक को अतिरिक्त 14.75 टीएमसी जल की अनुमति दी, लेकिन केवल पेयजल के लिए, सिर्फ पीने वाले पानी के लिए। इसके साथ ही कर्नाटक ने अभी हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय को सूचित किया कि सुप्रीम कोर्ट से कोई स्टे ऑर्डर नहीं है और ये जो है EIA उसके लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस की मंजूरी मांगी है। इसके लिए वर्तमान स्थिति क्या है अभी फरवरी की? तो जो उदयपुर है वहाँ पर ऑल इंडिया स्टेट वाटर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार से मंजूरी की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि ये जो परियोजना तमिलनाडु को लाभ मिलेगा और इसे कावेरी जल का जो कोटा है मतलब महीने के हिसाब से उसको कंट्रोल किया जाएगा। इसके साथ ही जुलाई 2025 में कर्नाटक ने जल शक्ति मंत्री जो है CR पाटिल को पत्र लिखा और कहा कि मंजूरी में देरी से बेंगलुरु में पेयजल संकट बढ़ रहा है और वहां पर जो कृषि है वो प्रभावित हो रही है, लोगों के सामाजिक जीवन पर भी असर पड़ रहा है। अब देखिए इस विवाद पर तमिलनाडु का लगातार विरोध हो रहा है। ये परियोजना तमिलनाडु के अकॉर्डिंग कावेरी जल के जो स्वतंत्र प्रवाह यानी कि जो कावेरी का पानी बहता है उसको रोक लेगी और मेकेदाटू कर्नाटक का बिल्कुल आखिरी बिंदु है जहां से जल बिना बाधा के तमिलनाडु पहुंचता है। तो तमिलनाडु कहता है कि यह केवल पेयजल नहीं बल्कि सिंचाई विस्तार के लिए भी है। तो CWDT यानी कि जो कावेरी विवाद का जो ट्रिब्यूनल बनाया उसका उल्लंघन है ये चीज़। और कर्नाटक क्या कहता है कि परियोजना जो है कर्नाटक की बिल्कुल सीमा के अंदर है, इसलिए तमिलनाडु की सहमति इसके लिए जरूरी नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद बना हुआ है। अब इसमें प्रभाव और चुनौतियां क्या है? लाभ क्या होगा इसमें? बेंगलुरु में पानी का जो संकट है, प्रॉब्लम है, वाटर प्रॉब्लम वो कम होगी।
बिजली उत्पादन बढ़ेगा, अंतर्राज्यीय जल साझेदारी जो है वो मजबूत होगी। इसमें चुनौतियां क्या हैं? राजनीतिक तनाव बढ़ेगा, कानूनी देरी हो सकती है, पर्यावरण की मंजूरी लेनी पड़ सकती है, जलवायु परिवर्तन से मांग बढ़ेगी इसकी। अगर मंजूर हुई ये परियोजना तो निर्माण में भी 5 से 7 साल लग जाएंगे। कर्नाटक का ये नया स्थायी राज्य जल आयोग जो है इसकी सिफारिशें देगा, तो ये अभी तक इसकी मतलब शुरुआत की गई। अब हम देखें कि अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत संविधान में क्या क्या प्रावधान जोड़े गए थे। 245 में क्या कहा है कि संसद और राज्य विधानसभाओं की जो विधायी शक्ति उसका निर्धारित करेगा। 246 अनुच्छेद में संघ सूची, राज्य समवर्ती सूची में शक्तियों का बंटवारा। 248 अनुच्छेद में संसद को अवशिष्ट शक्तियां दी गई हैं। 249 में राष्ट्रीय हित में राज्य सूची पर संसद का विधान बनाने का प्रावधान है। 250 अनुच्छेद में आपातकालीन में राज्य सूची पर संसद का अधिकार होगा। 251 में संघ राज्यों के बीच जो विरोधाभास है उसका समाधान। 252 में 2 या इससे अधिक राज्यों के अनुरोध पर संसद का जो विधान बनेगा। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संधि के लिए संसद का विधान 253 आर्टिकल में 254 आर्टिकल में है, संसद और कानून के बीच जो असंगति की बात करेगा। अब देखिए 255 आर्टिकल राज्यपाल की सहमति की जरूरत के लिए बनाया गया। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये 261 जो ये अंतर्राज्यीय नदियों और जल विवाद का निपटान करेगा, ये मुख्य प्रावधान किया गया इसमें। 262 आर्टिकल में अंतर्राज्यीय जल विवादों के लिए संसद को विधायी शक्ति दी गई है। 263 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करने की बात कही है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय जल विवादों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए, जैसे हमने अभी देखा 262 में जैसे पार्लियामेंट को अंतर्राज्यीय नदियां यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य की जो नदी जा रही है उसमें नदी घाटियों के जल उपयोग, वितरण या फिर नियंत्रण पर संबंधित किसी भी विवाद या शिकायत के संबंध में कानून बनाने की शक्ति होगी। इसी तरह संसद को ये शक्ति विशेष प्रदान की गई है। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 भी बनाया गया था। इसमें ये जो है अनुच्छेद 262 के तहत बना था। धारा 3, 4, 5, 6 और 11 इसमें ऐड की गई थी। इसके अलावा 263 जो है अंतर्राज्यीय परिषद की बात करता है, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा ये बनाई गई थी और इसका उद्देश्य क्या था? राज्यों के बीच सहयोग, विवाद जो उसका निपटारा करना, नीति में समन्वय बनाकर रखना। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। सदस्य हैं इसके कौन होंगे? जो संबंधित मुख्यमंत्री हैं और इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री। परिषद की सिफारिशें सलाहकारी होती है, बाध्यकारी नहीं होती हैं। इसके बाद राज्यों के बीच जो संबंध है उनके सिद्धांत क्या होने चाहिए? तो सिद्धांत क्या? सहकारी संघ यानी कि केंद्र और राज्य को आपस में मिलकर काम करना चाहिए। समानता, सभी राज्य बिल्कुल समान अधिकार रखते हैं। संसाधन की साझेदारी है। नदियां राष्ट्रीय संपदा है और किसी राज्य की निजी संपत्ति नहीं है। इसके साथ ही बातचीत करनी होगी, फिर परिषद बनेगी, ट्रिब्यूनल बनेगा, फिर CWMA बनेगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है वहां तक पहुंचेगी बात। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल ने 2007 में तमिलनाडु को 419 TMC जल आवंटित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कावेरी को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया। मेघदाटू परियोजना मुख्य रूप से बेंगलुरु के लिए 400 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए है। कर्नाटक ने 2025 में स्थायी राज्य जल आयोग की घोषणा कावेरी विवाद के समाधान के लिए की है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो बिल्कुल तीनों ही ऑप्शन इज करेक्ट। एक बार इसको आप फिर से रीड कर लीजिएगा। अंतर्राज्यीय जल विवादों के समाधान के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को विशेष शक्ति प्राप्त है जो अदालतों के क्षेत्राधिकार को सीमित करता है? तो 262 आर्टिकल जो है वो इस बारे में बात करता है, अंतर्राज्यीय जल विवाद। अब इसके लिए हमने आपको एक मेंस का क्वेश्चन दिया है कि अंतर्राज्यीय जल विवादों के समाधान के लिए संवैधानिक तंत्र, जिसमें हमने अभी देखे जो अनुच्छेद 262 और इसमें जो एक एक्ट है वो अपर्याप्त सिद्ध हुए हैं, यानी कि वो पर्याप्त नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। क्या यह संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक कमियों के कारण है? कावेरी विवाद को केस स्टडी के रूप में चर्चा करें। यानी कि आपने इसमें बताना है कि जो कावेरी का विवाद है उसमें यानी कि विवाद है उसके लिए जो बनाए गए थे, जो भी एक्ट बना था, जो भी अनुच्छेद का प्रावधान किया गया संविधान में, वो किस हद तक प्रभावी रहा, किस हद तक उसने काम किया और अब जाके वो इतना ज़्यादा निष्क्रिय क्यों हो चुका है। तो इसके बारे में आपने बात करनी है डिटेल में।
तो ये आपके लिए मेंस का क्वेश्चन है, इसको 250 वर्ड्स में लिखना है और 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों इससे क्या होगा कि आपकी ना ये जो प्रैक्टिस है क्वेश्चन लिखने की, प्रैक्टिस के साथ क्या होगा, जब आप लिखते हो किसी भी चीज़ को वो आपको याद हो जाती है। तो इसी वजह से हमारा यही मकसद रहता है कि आप मेंस के क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा लिख कर देखें किसी भी टॉपिक पर, तो वो आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा और उसमें आपकी जो वर्ड लिमिट है वो भी तब तक सही हो जाएगी जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा। अब हमारी नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, ट्रंप की एक पॉलिसी है तो रिफ्यूजी पॉलिसी, तो उसको साउथ अफ्रीका में आलोचना उसकी चल रही है और ये वाइट ग्रुप को यानी कि श्वेत ग्रुप जो है उसको फेवर करती है। अब देखिए श्वेत ग्रुप क्या है, यानी कि जो गोरे लोग हैं और वहाँ पर कुछ काले लोग भी होते हैं। तो श्वेत और अश्वेत यानी कि पहले वहाँ पर जो जाति प्रथा एक बनाई चल रही थी, ये जो एक तरह से यहाँ पर लोगों में यानी कि उनके रंग के आधार पर जब ब्रिटिश जो आए थे भारत में, उन्होंने भारत में भी ऐसी बहुत सी नीतियाँ बनाई थी जिसमें जो लोग हैं अमीर गरीब या फिर गोरे काले उनमें फ़र्क किया गया था, यानी कि वो खुद को श्रेष्ठ मानते थे, खुद को सबसे अच्छा मानते थे। तो अब अफ्रीका में इसका जमकर विरोध किया जा रहा है। अब देखिए 30 अक्टूबर 2025 को ट्रंप प्रशासन ने 2026 वित्तीय वर्ष के लिए अमेरिका में जो प्रवेश करने वाले शरणार्थी हैं उनकी संख्या को सिर्फ 7500 तक सीमित कर दिया, जो कि पहले 1,25,000 से काफ़ी कम है। इसमें दक्षिण अफ्रीका के जो श्वेत अफ्रीकन है उन जैसे अन्य समूहों को प्राथमिकता दी गई, यानी कि जो श्वेत लोग हैं वो ही सिर्फ अमेरिका में एंटर हो पाएंगे। यह नीति दक्षिण अफ्रीका में श्वेत किसानों पर कथित हमलों और भूमि सुधार नीतियों पर आधार बनाती है। दक्षिण अफ्रीका सरकार की प्रतिक्रिया क्या है, तो दक्षिण अफ्रीका के जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग है उनके जो प्रवक्ता है वहाँ के हेड है क्रिस्पन फ्री, उन्होंने ये चीज़ कही कि नीति जो है तथ्यात्मक रूप से बिल्कुल गलत आधार है। उन्होंने श्वेत नरसंहार के दावे को व्यापक रूप से अस्वीकृत, विश्वसनीय साक्ष्यों से समर्थित न होने वाला बताया। फ्री ने कहा कि यह कार्यक्रम दक्षिण अफ्रीका के संवैधानिक प्रक्रिया को अनदेखी करता है, शरणार्थी प्रणाली की जो विश्वसनीयता उसको कमज़ोर करता है। उन्होंने ये चीज़ भी कही है कि जो दक्षिण अफ्रीका के लोग हैं उन्होंने कहा कि उसका जो प्रस्ताव है उसका उपयोग बहुत कम हुआ है, जो कि स्थिति वास्तविकता को दर्शाती है। शरणार्थी नीति जैसे में हमें पता है कि वहाँ पर जो श्वेत अल्पसंख्यक समूह है उनको मतलब प्राथमिकता दी जाएगी इस नीति के तहत, और प्राथमिकता बाकी देशों से आने वाले शरणार्थी जिसमें सूडान, कांगो, हैती उनको भी दी गई है। इसके साथ ही ट्रंप क्या कहता है कि जो दक्षिण अफ्रीका वहाँ पर श्वेत किसानों पर नस्लीय भेदभाव हिंसा हो रही है, जिसे भी श्वेत नरसंहार के रूप में बताते हैं। इसके साथ ही शरणार्थी संख्या में कटौती की गई। अभी हमने देखा जो 1,25,000 से कम करके सिर्फ 7500 कर दी, यानी कि लगभग 94% की इसमें कटौती की गई है। अब देखिए नीति की जो शुरुआत है जनवरी 2025 में ट्रंप का जब दूसरा कार्यकाल शुरू होता है तो उसी के साथ ही ऑर्डर दिया गया था जिसने सामान्य शरणार्थी प्रवेश को भी अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया। फरवरी 2025 में मिशन साउथ अफ्रीका नाम का एक विशेष कार्यक्रम होता है जो कि श्वेत दक्षिण अफ्रीकियों को तेजी से शरण देने पर केंद्रित था। तो इसका कारण क्या था, ट्रंप प्रशासन दक्षिण अफ्रीका की जो भूमि सुधार नीतियां जिसमें भूमि अधिग्रहण बिना किसी मुआवजे के, उसको नस्लीय भेदभाव बताता कि वहाँ पर नस्ल के आधार पर भेदभाव चल रहा है। वे कहते हैं कि श्वेत किसान जो है अपनी हिंसा और संपत्ति जब्ती का शिकार हो रहे हैं। और इसके साथ ही मई 2025 तक पहले ही 49 जो श्वेत लोग हैं दक्षिण अफ्रीकी उनको शरण दी गई थी। इसके और क्या प्रभाव है, इस नीति के तहत दक्षिण अफ्रीका को अमेरिकी वित्तीय सहायता भी काट दी गई। मई 2025 में ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति जो हैं सिरिल रामाफोसा उनसे मुलाकात की और इन दावों को दोहराया, लेकिन रामाफोसा ने फिर इन दावों को झूठा बता दिया। अब इसकी आलोचना क्यों है कि ये नस्ल आधारित है, राजनीतिक रूप से प्रेरित है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया, जो शरणार्थी संगठन इसे मुकदमे की धमकी दे रहे हैं क्योंकि यह मानवीय ज़रूरतों को नज़रअंदाज करता है। कुछ अफ्रीकनर जो हैं समूह भी नरसंहार शब्द को अस्वीकार करते हैं, अमेरिका जाने से इनकार कर चुके हैं क्योंकि इससे उनकी जो सांस्कृतिक पहचान है वो खोती चली जा रही है। अब इसमें क्वेश्चन कैसा है, 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है।
ये ऑर्डर दक्षिण अफ्रीका को अमेरिकी सहायता रोकने, श्वेत अफ्रीकन किसानों को शरणार्थी प्राथमिकता देने से संबंधित है। ऑर्डर का आधार दक्षिण अफ्रीका के एक्सप्रोप्रिएशन एक्ट और इसराइल के खिलाफ जोनोसाइड केस है। दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने श्वेत नरसंहार के दावों को अस्वीकार किया है। इस ऑर्डर ने 2026 के लिए अमेरिकी शरणार्थी कोटा को 1,25,000 से बढ़ाकर 7,500 कर दिया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि ये गलत है, बिल्कुल बढ़ाकर नहीं किया है बल्कि ये कम किया है। यहाँ पर नीचे भी देखना है कि यहाँ पर भी दी है स्टेटमेंट। ये एक्ट जो है अपार्टाइड युग के 1975 के एक्सप्रोप्रिएशन एक्ट को प्रतिस्थापित करता है। संविधान की धारा 25 के अनुरूप भूमि अधिग्रहण की अनुमति देता है। ये एक्ट केवल श्वेत किसानों की भूमि पर लागू होता है, हमेशा बिना मुआवजे के अधिग्रहण की अनुमति देता है। सार्वजनिक हित में भूमि अधिग्रहण के लिए नील मुआवजा यानी कि जीरो कॉम्पनसेशन केवल असाधारण परिस्थितियों में संभव है, जैसे कि अप्रयुक्त राज्य भूमि। इसमें कौन सा कथन सही है? सिर्फ पहला और तीसरा। ये जो एक्ट है ये ऐसे बिना मुआवजे के अनुमति नहीं देता, यानी कि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण बिना किसी मुआवजे के इसकी अनुमति नहीं मिल रही। अब हम बात करते हैं हमारा जो ये एडिटोरियल है। अब देखिए दोस्तों, एडिटोरियल है ना जो, वो एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आप खुद देखेंगे कि एडिटोरियल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, यानी कि आपकी एक समझ विकसित होती है। अगर हम एडिटोरियल करते हैं तो उससे पूरा टॉपिक कवर होता है किसी भी सिलेबस का। तो इसमें जो आज हमारा ये जो एडिटोरियल है ये है पॉलिटी से रिलेटेड कि विजन ऑफ मॉडल यूथ ग्राम सभा का दृष्टिकोण कैसा है। तो इसके बारे में जानते हैं। ये दो व्यक्तियों के द्वारा लिखा गया, सुशील कुमार लोहानी और मनमोहन सिंह। तो उन्होंने इस बारे में क्या बात कही उनको देखते हैं। कहते हैं कि भारत की लोकतांत्रिक संरचना में, यानी कि भारत एक लोकतंत्र देश है, ग्राम सभा का महत्व हमेशा लोकसभा या विधानसभा जितना ही मौलिक है। फिर भी जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की जो संवैधानिक आधारशिला है, ग्राम सभा लोकप्रिय बातचीत, नागरिक जागरूकता में एक गुमनाम नायक है। यानी कि ग्रामों की सभा, यानी कि जो लोग जिसकी एज 18+ है किसी भी गांव में, तो वो अपनी एक सभा बनाते हैं। बाल संसद, युवा संसद, आदर्श संयुक्त राष्ट्र के विपरीत आदर्श युवा बाल ग्राम अधिकांश लोगों के लिए एक अपरिचित अवधारणा है। यानी कि कुछ लोगों को इस बारे में नहीं पता कि बाल संसद होती है, युवा संसद, या फिर आदर्श संयुक्त राष्ट्र के विपरीत जो आदर्श युवा ग्राम सभा है। तो काफ़ी लोगों को जानकारी नहीं इस बारे में। लेकिन संसद के भव्य कक्षों में कहीं नहीं बल्कि इन्हीं ग्राम सभाओं में लोकतंत्र अपनी शुद्धतम अभिव्यक्ति, प्रत्यक्ष सहभागी और उत्तरदायी पाता है। यानी कि संसद से पता नहीं चलता कि कोई देश लोकतंत्र है। तो यहाँ पर जब ग्राम सभा बनेगी वहाँ पर जो है लोकतंत्र चलेगा। वहाँ पर जो अभिव्यक्ति है वो डायरेक्ट रहे कि लोग खुद को अभिव्यक्त कर पाएंगे, सहभागी रहेंगे और उसके साथ ही उत्तरदायी है। तो इससे पता चलता है कि कोई देश लोकतंत्र है। 1992 का सभी को पता है संविधान संशोधन हुआ था 73rd। तो उसमें जो है प्रस्तुत जो संविधान थे उसका अनुच्छेद 243A ग्राम सभा के बारे में बात करता है, जो कि पंचायती राज व्यवस्था की नींव के रूप में काम करता है। यह गांव के प्रत्येक पंजीकृत मतदाता, यानी कि जितने भी रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, उनका प्रतिनिधित्व करती है और इन्हें बजट, विकास योजना, शासन संबंधी जो प्राथमिकता है उस पर विचार करने का अधिकार भी दिया गया है। यह संस्था सहभागी लोकतंत्र का प्रतीक है। यानी कि लोग आपस में मिलकर ये लोकतंत्र करते हैं, यानी कि एक तरह से शासन चलाते हैं, जो कि ग्रामीण नागरिकों को अपने समुदायों को जो प्रभावित करने वाले निर्णय हैं उसके लिए सशक्त बनाती, पारदर्शिता, जवाबदेही, समावेशी, इन सभी को बढ़ावा मिलता है। लेकिन इसकी जो क्रांतिकारी क्षमता उसके बावजूद भागीदारी अभी भी बहुत कम बनी हुई है। अब देखिए ग्राम सभा की आकांक्षाएं इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों नहीं है, ये मतलब कि इसकी एस्पिरेशंस आखिर हैं क्यों नहीं। सबसे पहले तो इसमें संरचनात्मक और संस्थागत कमजोरियां, यानी कि कई गाँव में क्या कि इसका जो स्ट्रक्चर है, यानी कि कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि जो ग्राम सभा वो बनाई जाएगी उसमें कौन कौन से लोग शामिल हो सकते हैं। तो इसका एक संरचनात्मक कमी है। सामाजिक सांस्कृतिक बाधाएं आ जाती हैं। सांस्कृतिक यानी कि
लोग ऐसा कहते हैं कि तुम छोटे हो, तुम में बड़ों की बात में नहीं बोलना चाहिए, या फिर तुम्हारा इस फैसले से क्या लेना देना। तो ये सब जो है सांस्कृतिक बाधाएं आती हैं। इसके साथ ही प्रशासनिक तकनीकी चुनौती, यानी कि जो किसी भी एरिया का या किसी भी डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसको वो सही ढंग से इन चीज़ों को प्रभावी नहीं कर पाता। इसके साथ ही युवा की अनुपस्थिति, यानी कि युवा जो है वो लगातार यहाँ पर सभाओं में कम नज़र आते हैं, और वो अपने हम कह सकते हैं जो टेक्नोलॉजी का टाइम तो बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी की तरफ भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो युवा है आजकल के अगर हम देखें तो बेरोज़गार है, लेकिन उनको ये चीज़ के बारे में नहीं पता कि वो ग्राम सभा बनाकर भी अपना जो लोकतंत्र स्थापित कर सकते हैं। अब देखिए सुधार के इसमें क्या क्या दिए गए। तो जो ग्राम सभा युवा है, युवा ग्राम सभा बनाई जाए, और स्कूलों में इसको शुरू किया गया है। 1000 से ज़्यादा हर ग्राम सत्र जो है वो ज़रूरी है। इसके साथ ही डिजिटल सशक्तिकरण, यानी कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर ऑनलाइन मतदान किया जाएगा। क्षमता का निर्माण, इसमें MYGS जैसे जो नेतृत्व कोचिंग सेंटर वो स्थापित किए जाए। कानूनी सशक्तिकरण है, प्रोत्साहन दिया जाए, और इसके साथ ही सामाजिक जागरूकता, लोगों के बीच रेडियो से के जरिए, NGO, आशा जो कार्यकारी परिषद के माध्यम से लोगों में जागरूकता बढ़ा सकते हैं। अब देखिए इसमें एक पोर्टल की बात कही गई है, माई यूथ जो है गवर्नमेंट पोर्टल जो बनाया गया है, MY ग्राम सत्र जो है पोर्टल है। शिक्षकों को प्रशिक्षण देने, सत्रों को प्रबंधन करने के लिए, छात्रों की भागीदारी को ट्रैक करने के लिए डिज़ाइन किया गया। यह राष्ट्रीय नीति शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है, और जवाहर नवोदय विद्यालय, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जो है तथा राज्य सरकार के स्कूलों में ये लागू होगा। इसकी विशेषताएं क्या? डिजिटल परीक्षण सामग्री होगी, और इसके साथ ही सत्र प्रबंधन टूल्स है इसमें, और भागीदारी ट्रैकिंग रिपोर्टिंग करी जाएगी। मॉक ग्राम सभा सिमुलेशन के लिए इंटरैक्टिव मॉड्यूल तैयार किया जाएगा। इसको 30 अक्टूबर 2025 को दिल्ली में जो राष्ट्रीय लॉन्च इवेंट था उसके दौरान परीक्षण मॉडल पोर्टल का जो अनावरण यानी कि लॉन्च किया गया। 1000 से अधिक स्कूलों में शुरू हो चुका है, और राष्ट्रीय स्तर पर इसकी योजना बनाई जा रही है। इसके साथ ही पोर्टल का जो URL है वो भी आधिकारिक रूप से दिया गया है, उपलब्ध किया जाएगा। शिक्षक यानी कि टीचर और जो स्टूडेंट्स हैं MYGS ऐप या फिर वेबसाइट के जरिए लॉगिन कर सकते हैं। ये पहला छात्रों में टीम वर्क, पारदर्शिता और निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करेगी, जो कि विकसित भारत 2047 को भी दृष्टिकोण इसका भी मजबूत होगा। अब देखिए ग्राम सभा के संविधान में क्या प्रावधान है। 243 से लेकर 243 तक प्रावधानों के अंतर्गत ये आता है, और भाग 9 यानी कि पंचायतों में इसको शामिल किया गया। ग्राम सभा को लोकतंत्र की मूल इकाई माना जाता है, जो कि ग्रामीण शासन में जन भागीदारी को सुनिश्चित करता है। जिसमें अनुच्छेद 243 ख जो है ग्राम सभा की परिभाषा देता है। इसके साथ ही यानी कि एक गांव या गांव के समूह के लिए जो गठित पंचायत के क्षेत्र में मतदान सूची में सभी दर्ज व्यक्ति जो इसका हिस्सा होंगे। 243A ग्राम सभा की शक्तियाँ। 243 ग जो है यानी कि ये पंचायत के कार्य करते करेगा। इसके साथ 243 ख आरक्षण। 240 जो है राज्य नीति के निर्देशक तत्व। आरक्षण SC ST महिलाएं के लिए तो आरक्षण की बात कही गई है। अब देखिए ग्राम सभा की जो संवैधानिक शक्तियां क्या क्या और इसके काम क्या क्या हैं, यहाँ आप अच्छे से आर्टिकल को देख लीजिएगा। अब देखिए विकास योजना को स्वीकृति देगी। गांव का जो पंचायत विकास योजना उसको मंजूरी मिलेगी। हर साल का जो बजट और परियोजना पर चर्चा की जाएगी। सामाजिक अंकेक्षण यानी कि सोशल ऑडिट किया जाएगा। मनरेगा जैसी जो स्कीम है, स्वच्छ भारत मिशन, PMAY जैसी योजना उनको लॉन्च करना। धन के दुरुपयोग की शर्त को दर्ज करना। पंचायतों को दिशा निर्देश देना यानी कि पंचायत के काम पर नियंत्रण या फिर उनको मार्गदर्शन करना कि हमारे कौन से हमें काम की ज़रूरत है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। इसके साथ ही सामुदायिक संसाधन, जल जंगल जमीन उनकी रक्षा करना। सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। ग्राम सभा में शराबबंदी, बाल विवाह, स्वच्छता, शिक्षा पर निर्णय लिए जाएंगे। तो ये सब जो है संविधान में ग्राम सभा के काम और शक्तियों के बारे में प्रावधान किए गए। अब इसमें क्वेश्चन कैसे हैं। आदर्श युवा ग्राम सभा पहल जो है केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और जनजाति कार्य मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में 30 अक्टूबर को लॉन्च की गई। यानी कि सभी मंत्रालय के द्वारा इसमें आपको याद रखना है केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और जनजाति कार्य मंत्रालय।
MOIGS पोर्टल पर उपलब्ध जो प्रशिक्षण मॉड्यूल है ग्राम सभा की सिमुलेशन के माध्यम से छात्रों को लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। आदर्श युवा ग्राम सभा सांसद आदर्श ग्राम योजना का विस्तार है और युवाओं को ग्रामीण विकास योजनाओं में निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करती है। इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही बिल्कुल करेक्ट है। इसमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। 243 अनुच्छेद 243A के अनुसार ग्राम सभा पंचायत को विकास योजनाओं की स्वीकृति निगरानी के निर्देश दे सकती है। MOIGS पोर्टल के माध्यम से जो जवाहर नवोदय विद्यालय एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय उसमें युवा ग्राम सभा का सिमुलेशन किया जाता है। पेशा अधिनियम जो है 1996 के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा का खनन लीज के लिए पूर्व अनुमानित का आधार होगा। इसके साथ ही AYGS राष्ट्रीय पहल नीति शिक्षा नीति 2020 के विपरीत है क्योंकि ये केवल ग्रामीण क्षेत्रों पर केंद्रित है। तो इसमें जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है। तो PY को 2013 में आया था, बिल्कुल उसके जैसा है, जहाँ पर वहाँ पर पेशा का स्टेटमेंट गलत है और यहाँ पर जो डी ऑप्शन AYGS गलत है। अब ये हमारा होता है द हिंदू का सेशन कंप्लीट, लेकिन उससे पहले आपको दिया जाता है क्वेश्चन ऑफ द डे। तो इसमें वृक्षों पर विचार करना है। कटहल, महुआ, सागौन उपयुक्त में से कितने पर्णपाती वृक्ष है? केवल वृक्ष है, केवल 1, 2, 3 या फिर कोई भी नहीं। तो इसका आपने करेक्ट ऑप्शन जो है वो कमेंट सेक्शन में देना है। तो इसके साथ ही दोस्तों हमारा ये पूरा सेशन द हिंदू का कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा और इसमें हमने जो जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ से जानकारी वो सब देख ली। इसके साथ ही हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लगा लिए। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने कल के द हिंदू के सेशन में। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।